एक साल पहले गीहोन ने क्विड गेम्स नामक प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें कर्ज में डूबे लोग भारी रकम जीतने के लिए खेलते हैं। विजेता के रूप में गीहोन ने बड़ा इनाम जीता, लेकिन बाकी सभी खिलाड़ी मर गए। अब गीहोन एयरपोर्ट पर है और अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा है ताकि अपनी बेटी से दोबारा जुड़ सके। लेकिन जब उसने देखा कि एक और हताश आदमी को गेम में शामिल होने का निमंत्रण दिया जा रहा है, तो गीहोन ने रुकने और गेम्स के पीछे के लोगों को ढूंढकर उन्हें खत्म करने का फैसला किया। उसे फ्रंटमैन के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति का फोन आता है, जो गेम्स की देखरेख करता है। वह उसे चेतावनी देता है कि वह अपने इस फैसले पर पछताएगा, लेकिन गीहोन उसकी बात अनसुनी कर देता है। सियोल लौटते समय गीहोन एक दुकान पर रुकता है और एक चाकू खरीदता है। फिर बाथरूम में वह अपने शरीर की तलाशी लेता है और अपने कान के पीछे एक ट्रैकर ढूंढकर उसे निकाल देता है। इस बीच जासूस जुनहो को होश आता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वह कहाँ है। एक साल पहले वह अपने भाई इन्हो को ढूंढने के लिए गेम्स में घुसपैठ कर चुका था, जो फ्रंटमैन निकला। इन्होंने जुनहो को गोली मारी और उसे चट्टान से गिरा दिया, यह मानते हुए कि वह मर गया है। हालांकि एक जहाज ने उसे बचा लिया और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अब वह कोमा से जाग रहा है। 2 साल बाद जुनहो एक ट्रैफिक ऑफिसर के रूप में काम कर रहा है। उसने समुद्र में अपने फोन के साथ गेम्स का सबूत खो दिया था और कई दिनों तक गायब रहने के कारण लगभग अपनी नौकरी खो दी थी। लेकिन उसके बॉस ने सिफारिश की और उसे सिर्फ पदावनत किया गया। अपने खाली समय में वो कैप्टन पार्क से मिलता है, जिसने उसका शरीर पानी में पाया था। वे मिलकर इलाके के हर द्वीप की खोज कर रहे हैं ताकि गेम्स को फिर से ढूंढ सकें। इस दौरान गीहुन एक मोटल में छिपा हुआ है, जहां उसने कई सुरक्षा कैमरे लगाए हैं। एक रात वह फ्रंटमैन को दरवाजे पर 2 इंसानी सिरों के साथ देखता है, लेकिन ये सिर्फ एक बुरा सपना था। बाद में वह लोन शार्क मिस्टर किम और उसके सहायक वुसियोक से मिलता है, जिन्हें उसने नए खिलाड़ियों को भर्ती करने वाले व्यक्ति को ढूंढने के लिए काम पर रखा है। अब तक उन्होंने उसे नहीं ढूंढा है, इसलिए गीहुन उन्हें और पैसे देता है ताकि और लोगों को काम पर रखा जा सके। किम और वुसियोक पूरे शहर में ऑपरेशन चलाते हैं और सबवे स्टेशनों पर हर उस आदमी को चेक करते हैं जो दिए गए विवरण में फिट बैठता है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। एक रात वुसियोक और किम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जो एक थप्पड़ मारने का खेल खेल रहा है और म्यूंगी को निमंत्रण दे रहा है। दीवार में एक छेद है जो उन्हें एक बैक रूम तक ले जाता है, जहां वे बिना किसी को सुने शूटिंग का अभ्यास कर सकते हैं। एक मनोरंजन पार्क की पार्किंग में नोयोल अपनी कार में सो रही है। एक पुलिसकर्मी उसकी खिड़की पर दस्तक देता है और उसे चेतावनी देता है कि वह ऐसा नहीं कर सकती और ये आखिरी बार होना चाहिए। अगले दिन वह पार्क में एक शुभंकर के रूप में अपनी शिफ्ट शुरू करती है। बच्चों के प्रति उसकी इतनी अच्छी व्यवहार है कि एक बच्ची उसे एक ड्राइंग उपहार में देती है। काम के बाद वह अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा एक दलाल को देती है, इस उम्मीद में कि वह उसकी बेटी को नॉर्थ कोरिया से बचा सके। लेकिन वह पहले ही उसकी बेटी की तलाश कर चुका है और असफल रहा है। अब कुछ नहीं किया जा सकता। उसी रात एक नया रिक्रूटर नोयोल को गेम्स में शामिल होने का निमंत्रण देता है। अगले दिन वह अपनी नौकरी छोड़ देती है और कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल कर सहमति जताती है। फिर वो कार्ड और बच्ची द्वारा दी गई ड्राइंग को जला देती है। योजना के अनुसार गीहोन अपने एक दांत को निकालकर उसकी जगह ट्रैकर वाले नकली दांत को लगवा लेता है। वह कुछ गुंडों को भी काम पर रखता है जो छिपे हुए कमरे में उसके हथियारों के साथ प्रशिक्षण लेते हैं। बाद में गीहोन अपनी बेटी को फोन करता है, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह केवल उसकी आवाज सुनता है और कॉल काट देता है। आखिरकार जब दिन आता है, क्लब में हैलोवीन मनाने के लिए भीड़ जमा होती है। गीहुन और वुसियो क्लब में तलाश करते हैं, जबकि जुनहो बाहर पहरा देता है। उसे गेम्स की गार्ड यूनिफॉर्म पहने 2 लोग दिखाई देते हैं, जिन्हें वह क्लब के अंदर फॉलो करता है। बाउंसर को धमकाकर वो अंदर दाखिल होता है। दुर्भाग्य से वह देर कर देता है। एक गार्ड वुसियो को टेसर से बेहोश कर देता है और दूसरा गीहुन को क्लब से बाहर ले जाता है। जुनहो एक सोते हुए वुसियो को ढूंढता है और ट्रैकर पर देखता है कि गीहुन जा रहा है। वह तुरंत हायर किए गए गुंडों को चेतावनी देता है। गीहुन को एक लिमो में ले जाया जाता है, जिसे गुंडे अपनी कारों में फॉलो करते हैं। स्पीकर के जरिए फ्रंटमैन गीहुन से बात करता है और गेम को रोकने से इनकार कर देता है। वह समझाता है कि जब तक सिस्टम लोगों की जिंदगी खराब करता रहेगा, गेम चलता रहेगा। जब वे एक खाली सड़क पर पहुंचते हैं तो छिपे हुए स्नाइपर छतों से फायर करते हैं और गुंडों की कारों के टायरों को पंचर कर देते हैं। गीहुन ये देखता है और लिमो के अंदर फायरिंग करता है, लेकिन कांच बुलेट प्रूफ है। अंततः गीहुन को गेम्स में फिर से शामिल होने का फैसला करना पड़ता है। जल्द ही उसे स्लीपिंग गैस से बेहोश कर दिया जाता है। ये सब लोग सदमे में हैं, क्योंकि एक मधुमक्खी उड़कर जाती है और एक और व्यक्ति को डरा देती है, जिससे वो हिलने लगता है और उसे भी गोली लग जाती है। इससे बहुत से लोग घबराते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। तभी नोएल अपनी गार्ड की जगह से उन सभी को गोली से गिराने लगती है। गीहुन बार बार चिल्लाता है कि
सभी को चुपचाप खड़ा रहना चाहिए, लेकिन फिर भी कई खिलाड़ी मारे जाते हैं। अब लोग गिहोन पर विश्वास करने लगे हैं, तो वो समझाता है कि गुड़िया केवल सेंसर के माध्यम से ये जान सकती है कि वे हिल रहे हैं और उन्हें उन खिलाड़ियों के पीछे छिपना चाहिए जो उनसे बड़े हैं। जब भी वे हिलने का मौका पाते हैं, थानोस अपनी चेन में छिपाए गए कुछ अवैध कैंडी का आनंद उठाता है। गिहोन के निर्देशों का पालन करते हुए समूह खेल में अच्छा प्रदर्शन करता है। हालांकि नोएल एक महिला को सिर्फ कांपने पर गोली मार देती है। थानोस जानबूझकर 3 खिलाड़ियों को धक्का देता है और वे भी मारे जाते हैं। कुछ और मोड़ों और बहुत सारी मौतों के बाद आधा समूह लाइन पार कर लेता है। एक गोली मारी गई खिलाड़ी अभी भी जीवित है और गिहोन वापस जाता है उसे अंत तक पहुंचने में मदद करने के लिए, लेकिन नोएल नियम तोड़ती है और उस लहूलुहान आदमी को मार देती है जब वो लाइन पार करता है। जब खिलाड़ी वापस साझा कमरे में आते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि 91 लोग मारे गए और 365 खिलाड़ी बाकी है। जब कुछ खिलाड़ी अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं तो गिहोन उन्हें याद दिलाता है कि वे अब खेल को खत्म करने के लिए वोट कर सकते हैं। पहले गार्ड्स जमा हुई धनराशि से पिग्गी बैंक भरते हैं, जो इतने सारे खिलाड़ियों में बांटने के लिए ज्यादा नहीं है। वोटिंग शुरू होती है और खिलाड़ियों को बटन दबाने के बाद एक स्टिकर दिया जाता है जो उनके चयन का प्रतीक है। इतने सारे लोग खेल में रहने के लिए वोट कर रहे हैं। इसे देखकर गिहोन उन्हें अगले खेल के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन बहस छिड़ जाती है, इसलिए उसे ये स्वीकार करना पड़ता है कि वो पहले भी ऐसा कर चुका है। थानोस इसे एक लाभ के रूप में देखता है, क्योंकि इसका मतलब है कि गिहोन सबकी मदद कर सकता है। गार्ड्स बहस को रोकते हैं और सभी को वोटिंग जारी रखने के लिए मजबूर करते हैं। वोटों का परिणाम बराबरी पर पहुंचता है और केवल खिलाड़ी 0-0-1 बचता है। यह आदमी खेलने के लिए वोट करता है और जबकि आधा समूह जश्न मनाता है, ये पता चलता है कि 0-0-1 असल में इन्हो है, जिसने गुपचुप तरीके से खेल में शामिल होने का निर्णय लिया था। फिर खाने के दौरान खिलाड़ी गिहोन से अगले खेल के बारे में टिप्स पूछते हैं। वो उन्हें बताता है कि अगला खेल दालगोनास है, जिसमें उन्हें एक टुकड़ा कैंडी का बिना टूटे निकालना होता है। कुछ खिलाड़ी इसे अपने पास रखना चाहते हैं ताकि उन्हें फायदा हो, लेकिन गिहोन वादा करता है कि वह सभी की मदद करेगा। इन्हो गिहोन से बार बार पूछता है कि वो वापस क्यों आया। उसे परोपकार का विचार समझ में नहीं आता। इसी बीच ग्यूमजा अपनी खाने की चीजें जुनही को देती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह गर्भवती है। थानोस और नामग्यू लगातार म्यूंगी को परेशान करते रहते हैं जब तक वह गुस्से में आकर लड़ाई नहीं शुरू कर देता, तो इन्हो उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। जब थानोस और नामग्यू उसे ललकारते हैं तो इन्हो अपनी ताकत दिखाता है और दोनों को आसानी से हरा देता है। इससे सभी का सम्मान जीतता है। आधी रात को इन्हो गिहोन को बताता है कि उसकी गर्भवती पत्नी बहुत बीमार है और उसे इलाज के लिए पैसे चाहिए, जिससे गिहोन पर तरस आता है। सुविधा की लैब्स में गार्ड्स मृत खिलाड़ियों के अंग निकालने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। कई शवों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है क्योंकि उन्हें दूसरी बार गोली मारी गई थी, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्हें एहसास होता है कि ये काम नोएल ने किया, तो उसे अधिकारी के पास ले जाया जाता है, जो इन्हो के खेल में होने के दौरान निगरानी कर रहा है। अधिकारी ने नोएल से 7 साल पहले उस समय मुलाकात की थी जब वो उत्तर कोरिया में एक विद्रोही थी और उसने उसे खेलों के लिए भर्ती किया था। बदले में उसने उसकी बेटी को ढूंढने का वादा किया था। वह नोएल को नियम तोड़ने के लिए डांटता है, लेकिन नोएल परवाह नहीं करती और बस चल देती है। सियोल में जूनहो पुलिस से मदद लेने की कोशिश करता है, लेकिन वे बिना सबूत के कुछ करने से इनकार कर देते हैं। वह वूसेक और गुंडों से कहता है कि वे इलाके के द्वीपों पर तलाशी जारी रखें, लेकिन पार्क कहता है कि उन्हें बुरी मौसम की वजह से फिर से नाव चलाने का इंतजार करना पड़ेगा। अगले दिन थानोस अपनी खुशी की कैंडी चोरी छिपे खाता रहता है। जूनही म्यंगी से मिलकर बताती है कि वह बच्चा रखने वाली है, जो कि उनके तय किए हुए समझौते के खिलाफ है। बहस तभी रुकती है जब दूसरे खेल की घोषणा होती है, लेकिन ये डलगोना नहीं है जैसा कि गिहोन ने अनुमान लगाया था। समूह को आंगन में ले जाया जाता है और उन्हें 5 के समूहों में बांटने के लिए कहा जाता है। अब ज्यादातर लोग गिहोन पर भरोसा नहीं करते, तो वो अंततः इन्हो, जंगबे, डायहो और जूनही के साथ एक टीम में शामिल हो जाता है। खेल है 6 लेग पेंटाथलॉन और हर टीम के सभी पैरों को एक साथ बांध दिया जाएगा। वे हर 10 मीटर पर एक मिनी खेल खेलेंगे और अगर वे जीतते हैं तो टीम अगले स्थान पर जा सकती है। कुल 5 खेल हैं और 5 मिनट में उन्हें सभी को पूरा करना है। टीमों को ये तय करना होता है कि कौन सा खिलाड़ी कौन सा खेल खेलेगा। इसके बाद गार्ड उनके टखनों को बांधते हैं। पहली 2 टीमों के खेलने के दौरान बाकी टीमें उन खेलों से कुछ रणनीतियाँ सीखने के लिए उन्हें देखती है। डायहो कुछ टुकड़ों के साथ अभ्यास करना शुरू करता है। जब कोई टीम खेल में विफल हो जाती है तो उन्हें जितनी बार चाहें फिर से खेलने की अनुमति होती है, लेकिन इससे बहुत समय बर्बाद होता है। यह उन्हें और ज्यादा डर और घबराहट में डालता है, जिससे वे और गलतियां करते हैं। ध्यान न देने के बजाय नामग्यो थानो से अपनी खुशी की कैंडी साझा करने के लिए कहता है। पहले राउंड के बाद दोनों टीमें
खेल खत्म नहीं कर पाती और सभी 10 खिलाड़ी वहीं पर गोली मारकर मारे जाते हैं और गार्ड शवों को ताबूतों में रख कर ले जाते हैं। लेकिन नोएल हमेशा सुनिश्चित करती है कि उन्हें फिर से गोली मारी जाए। अगली टीम जो खेलेगी वह ग्युमजा की टीम है। यंगमी बहुत घबराई हुई है और पहले खेल में बार बार हार जाती है, लेकिन ह्यूनजू उसे शांति से समझाकर उसे जीत दिलवाती है। योंगसिक पहले रॉक फेंकने में नाकाम रहता है, लेकिन दूसरे में वह सफल होता है। ग्युमजा छोटे टुकड़ों से खेलती है और एक छोटी सी गलती करती है, लेकिन वह जल्दी से उबरकर अपने बेटे के समर्थन से जीत जाती है। जैसे ही भीड़ उन्हें सराहती है, 5वें टीम सदस्य को खून देखकर बहुत घबराहट होती है और वह कई प्रयासों के बावजूद घुमा हुआ टॉप तैयार नहीं कर पाती। ह्यूनजू उसे कुछ थप्पड़ मारती है और धमकी देती है, जिसके बाद वो ध्यान केंद्रित करती है और सही तरीके से घुमा हुआ टॉप इस्तेमाल करती है। अंत में ह्यूनजू को 5 बार पम्पम को किक करना होता है और वह इसे पहले प्रयास में कर देती है, जिससे टीम समय रहते चुनौती जीत जाती है। टीमें खेल रही हैं और सफलता के अलग अलग स्तरों के साथ इनमें से अधिकांश पास हो जाती है, जिनमें थानोस की टीम भी शामिल है, लेकिन कुछ हार जाती है और मारी जाती है, जिससे अब खून हर जगह फैल चुका है। अंतिम 2 टीमें कुछ यादृच्छिक लोग और गिहोन की टीम है। जूनी पहले प्रयास में जीत जाती है और जंगबे पहले प्रयास में रॉक फेंकने में सफल हो जाते हैं। डायहो ने अपनी प्रैक्टिस से सही किया और बिना कोई गलती किए सफल हो जाता है। दुर्भाग्यवश इन्हों घुमा हुआ टॉप नहीं फेंक पा रहा और घबराने लगता है, तो गिहोन उसे शांत करने की कोशिश करता है। उसी समर्थन के कारण इन्हों आखिरकार खेल जीत जाता है। अब केवल कुछ सेकंड बचे होते हैं। गिहोन पम्पम को किक करने लगता है और लगभग चूक जाता है, लेकिन इन्हों उसे मदद करता है और टीम सफलतापूर्वक चुनौती को खत्म कर देती है। दूसरी टीम इसे पूरा नहीं कर पाती और मारी जाती है। जब खिलाड़ी कमरे में वापस लौटते हैं, ह्यूनजू अपनी टीम से कहती है कि उसे ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए ताकि वह अपनी ट्रांजिशन को पूरा कर सके। कोई भी ये देकर खुश नहीं है कि जिहोन बच गया है। उनकी टीम प्रॉपर इंट्रोडक्शंस करने का निर्णय लेती है और इन्हों एक फर्जी नाम का इस्तेमाल करता है। इस बीच 2 गार्ड्स नोएल को उसके कमरे में धकेलते हैं और उसके शरीरों को खराब करने के लिए उसे डांटते हैं। वह अपनी तरफ से खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वे दोनों हैं और उनके पास चाकू है, तो वे उसे हराते हैं। जब वे उसके गाल को काटते हैं तो वे उसे आखिरी चेतावनी देते हैं, अगर उसने फिर से शरीरों के साथ छेड़छाड़ की तो वे उसके उंगलियां काट देंगे। इसके बाद गार्ड्स खिलाड़ियों के कमरे में जाते हैं और पिग्गी बैंक में पैसे डालते हैं और घोषणा करते हैं कि पिछले खेल में 110 खिलाड़ी मारे गए, जिसका मतलब है कि 255 खिलाड़ी अब भी जीवित है। अब वोटिंग का समय है और जिहोन की टीम, जिसमें इन्हों भी शामिल है, खेल रोकने का निर्णय लेती है। योंगसिक अपनी मां की चिंता को नजरअंदाज करके खेल जारी रखने का चुनाव करता है। वोट फिर से टाई होने की कगार पर होते हैं तो इन्हों एक भाषण देता है ताकि सभी को खेल रोकने के लिए मनाया जा सके। हालांकि एक बूढ़ा आदमी जोर देकर कहता है कि ये अब भी पर्याप्त पैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोगों पर बड़े कर्ज है। फिर से एक बहस शुरू होती है और वो आदमी एक और खेल कहने लगता है, जिससे बहुत सारे लोग समर्थन करने लगते हैं। आखिरकार खेल में बने रहने का निर्णय लिया जाता है। डिनर के दौरान योंगसिक अपनी माँ को समझाता है कि उसके पास उससे कहीं ज्यादा कर्ज है, लेकिन ग्युमजा अभी भी उससे निराश है। जिहोन की टीम को भी जंगबे से खुशी नहीं है, क्योंकि उसने भी रहने के लिए वोट किया, लेकिन वे उसे फिर भी अपने साथ रखते हैं। वे जूनही को बच्चे के लिए अतिरिक्त खाना भी देते हैं। बाथरूम में थानोस की टीम म्यंगी को परेशान कर रही है, क्योंकि उसने खेल छोड़ने का चुनाव किया, लेकिन जब वे लड़ाई करने वाले होते हैं तो इन्हों आता है और थानोस डर से बाहर चला जाता है। पूरे कमरे का माहौल तनावपूर्ण है और सभी सतर्क हैं। तो जिहोन अपनी टीम को बताता है कि वे बिस्तरों के नीचे सोएं और किसी हमले के मामले में बारी बारी से पहरा दे। रात के मध्य में ग्युमजा को बाथरूम जाना होता है और वह अपने बेटे से कहती है कि चिंता मत करो, क्योंकि उसके बालों में एक चाकू छिपा है। गार्ड्स उसे बताते हैं कि इस समय कोई बाहर या अंदर नहीं जा सकता, लेकिन वह रोती है और भीख मांगती है, तब उसे जाने की अनुमति मिलती है। अगली सुबह जूनहो अपनी टीम को 2 समूहों में बांटता है ताकि वे सभी द्वीपों की तलाश जारी रखें। सुविधा में खिलाड़ियों को तीसरे खेल के लिए एक कमरे में ले जाया जाता है, जो एक करूसल जैसा लगता है। इसे मिंगल कहा जाता है और उन्हें प्लेटफॉर्म पर चढ़ना होता है, जो घूमने लगेगा। जब वे एक नंबर सुनते हैं तो खिलाड़ियों को उस आकार के समूह बनाकर 30 सेकंड के अंदर कमरों में जाना होगा। जैसे ही प्लेटफॉर्म घूमना शुरू करता है और एक बच्चों का गाना बजने लगता है, पहला नंबर 10 आता है और लोग तुरंत घबराते हुए जो भी पास होता है उसे पकड़कर दरवाजे की ओर दौड़ते हैं। समय खत्म होने पर जो कुछ खिलाड़ी पीछे रह जाते हैं उन्हें तुरंत मार दिया जाता है। समूह के अधिकांश सदस्य जीवित रहते हैं, लेकिन दुख की बात है कि एक गुंडा मृत शरीर के रूप में जहाज पर लौटता है। पार्क का मानना है कि उन्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन समूह मना कर देता है और जुनहो नई नियम लागू करना शुरू कर देता है ताकि अधिक जानकारी लीक न हो, क्योंकि उसे लगता है कि उनके पास एक खुफिया सूत्र है। जब खिलाड़ी अपने कमरे में लौटते हैं तो म्यंगी जुनही से कहता है कि
कि खेल खत्म होने के बाद उन्हें फिर से एक साथ कोशिश करनी चाहिए। हालांकि जब वो निवेश के बारे में बात करना शुरू करता है तो उसे एहसास होता है कि वह केवल पैसे के लिए चाहता है और उसे मना कर देती है। जंगबे स्टिकर गिनता है और महसूस करता है कि अब ज्यादा लोग रुकना चाहते हैं, इसलिए गीहुन उन्हें मनाने के लिए बात करना चाहता है। हालांकि इन्हों ये बताता है कि जितना वे उन्हें परेशान करेंगे उतना ही लोग गुस्से में आएंगे और वे और कोई लड़ाई नहीं झेल सकते। जल्द ही गार्ड आते हैं और वोटिंग शुरू होती है। कई लोग अपना मन बदल रहे होते हैं, जिसमें ह्यूंजू भी शामिल है, जो योंगमी की मौत के बाद अब खेल नहीं खेलना चाहती, और योंगसिक जो अपनी माँ को गर्वित करना चाहता है। आखिरकार ये एक 50 से 50 का टाई बनता है, इसलिए गार्ड ये घोषणा करते हैं कि वे अगले दिन फिर से वोट करेंगे। डिनर के दौरान लोग अपने स्टिकर्स के अनुसार एक साथ खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे को मनाने की कोशिश करते हैं और एक नई बहस शुरू हो जाती है। जब सब लोग लड़ रहे होते हैं, गीहुन ध्यान देता है कि उसका भोजन पैकेज में एक कांटा है, जबकि आज रात के पकवान में इसकी आवश्यकता नहीं है। बाद में थैनोस और नामग्यू मिन्सू को बाथरूम में परेशान करते हैं ताकि वो वोट के बारे में अपना मन बदल सके। थैनोस चिल्लाता है और म्यंगगी द्वारा रोका जाता है, जो अपने वोटिंग समूह के अन्य पुरुषों को मिन्सू की रक्षा के लिए बुलाता है। थैनोस भी बैकअप बुलाता है और म्यंगगी को ताना मारने के लिए जुन्ही का अपमान करना शुरू करता है, जिससे म्यंगगी इसे पकड़ लेता है और उसे मुक्का मारता है। इससे बाथरूम में सभी पुरुषों के बीच पूरी लड़ाई शुरू हो जाती है और मिन्सू मौके का फायदा उठाकर भाग जाता है। एक क्रोधित थैनोस म्यंगगी को जमीन पर धक्का देता है और गला घोंटने लगता है, तो म्यंगगी पलटकर उसे गर्दन में कांटे से चाकू मारता है। फिर म्यंगगी थैनोस को हटा देता है और एक स्टॉल में छिप जाता है। चूँकि कांटा अब भी थैनोस की गर्दन में है, अन्य खिलाड़ी इसे पकड़कर हत्या करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लड़ाई में एक आईना भी टूट जाता है, जिससे उन्हें और अधिक हत्या करने के लिए कांच के टुकड़े मिलते हैं। बाथरूम के बाहर 2 गार्ड्स ये सुनते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। जल्द ही मुख्य कमरे में 5 मौतों की घोषणा की जाती है और पैसे को पिगी बैंक में डाला जाता है। बाथरूम से वापस आए पुरुष एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं कि उन्होंने लड़ाई शुरू की ताकि दूसरे समूह को खराब दिखाया जा सके। जैसे ही वे फिर से बहस करना शुरू करते हैं, वे स्टिकर्स गिनते हैं और ध्यान देते हैं कि जो समूह अब छोड़ना चाहता है उसमें अब ज्यादा लोग हैं। तनावपूर्ण क्षण तब टूटता है जब गार्ड उन्हें सभी को बिस्तर पर भेज देते हैं। जहाज पर एक गुंडा पार्क को ड्रोन से छेड़छाड़ करते हुए देखता है तो पार्क जल्दी से उसे चाकू मारकर पानी में फेंक देता है। जब एक आदमी शोर की जांच करने आता है तो पार्क दिखावा करता है कि यह एक लहर थी जो बक्सों से टकराई। सुविधा में वापस गार्ड्स को विशेष खेल के लिए तैयार होने के लिए कहा जाता है। गीहुन का मानना है कि दूसरी टीम रात के दौरान उन पर हमला करेगी और इन्हों का मानना है कि उन्हें पहले हमला करना चाहिए, लेकिन गीहुन इससे सहमत नहीं है। वह ये बताता है कि उन्हें एक दूसरे को मारने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें मिलकर उन लोगों के खिलाफ काम करना चाहिए जो जिम्मेदार है। उसका प्लान ये था कि जब कमरे में लड़ाई शुरू हो तो वो गार्ड से उनके गन चुराने के लिए सरप्राइज एलिमेंट का इस्तेमाल करेगा। इस बीच नामग्यू ने थैनोस का हार चुरा लिया है और बहुत सारे हैप्पी कैंडी खा रहा है और वह ये भी बताता है कि उसके पास कांटा है। जुन्ही को म्यंगगी पर दया आती है और वह उसे बताती है कि लड़ाई शुरू होने पर छिप जाए। जैसे ही लाइट्स बंद होती हैं, गीहुन और उसके करीबी दोस्त बिस्तरों के नीचे छिप जाते हैं। दूसरी टीम हमला करती है और जल्द ही लोग हर जगह मरने लगते हैं। अंधेरे में कई बार उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि शिकार किस टीम का था। गीहुन को इन मौतों को देखना बहुत दर्दनाक होता है और वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन वो सोचता है कि ये छोटी सी कुर्बानी भविष्य में और मौतों को रोकने के लिए जरूरी है। मिन्सू कांच का टुकड़ा फेंकता है ताकि नामग्यू को मार सके, लेकिन उसकी निशानेबाजी गलत हो जाती है और नामग्यू उस कांच के टुकड़े से और लोगों को मार डालता है। आखिरकार लाइट्स जल जाती हैं और गार्ड्स कमरे में आकर लड़ाई रोकने की कोशिश करते हैं। गीहुन और उसकी टीम मृत होने का नाटक करते हैं और जैसे ही गार्ड्स उन्हें चेक करने आते हैं, वे उन पर झपटते हैं और उनके गन छीन लेते हैं। खिलाड़ी तुरंत फायर करते हैं और गार्ड्स के आधे को मार डालते हैं, जबकि बाकी गार्ड्स बिस्तरों के पीछे छिप जाते हैं और पलटकर फायर करते हैं। जितने गार्ड्स मारे जाते हैं उतनी ही ज्यादा गन खिलाड़ी चुराते हैं। ये देखकर ऑफिसर बच गए गार्ड से कहता है कि वे कमरा छोड़ दें और दरवाजा लॉक कर दिया जाता है। एक गार्ड गलती से पीछे रह जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है। फिर एक सशस्त्र खिलाड़ी चाहता है कि वह सभी लोगों को मारे जिन्होंने रात में हमला किया था, लेकिन गीहुन उसे रोकता है। जबकि ह्यूंजू सिक्योरिटी कैमरे तोड़ती है, गीहुन और जंगबे एक स्पीच देते हैं और ज्यादा वॉलंटियर चाहते हैं ताकि वे बड़े अधिकारियों को मार सकें। योंगसिक जुड़ना चाहता है, लेकिन उसकी माँ उसे रोक देती है। जुन्ही म्यंगगी से इशारा करती है कि वह भी रुके रहें। बहुत लोग टीम में शामिल नहीं होते, लेकिन वे अभी भी योजना को लागू करने के लिए दृढ़ है। वे गन्स और रेडियो साझा करते हैं, जबकि ह्यूंजू उन्हें एडवांस्ड हथियारों का इस्तेमाल सिखाती है, क्योंकि
क्योंकि वह पहले स्पेशल फोर्स में सर्जेंट रह चुकी है। इसके बाद टीम बंधक को मजबूर करती है कि वह उन्हें प्रशासनिक कार्यालय तक ले जाए। जब वे रंगीन सीढ़ियों तक पहुंचते हैं तो उन्हें और सैनिकों से हमला होता है जो तुरंत फायर करते हैं। एक गोलीबारी शुरू हो जाती है और टीम आसानी से सभी गार्ड्स को नष्ट कर देती है। यहाँ भी कैमरे तोड़ने के बाद वे रास्ते में गिराए गए सैनिकों से गोलियां इकट्ठा करते हुए चलते रहते हैं। जैसे ही वे प्रशासनिक दरवाजे के पास पहुँचने वाले होते हैं और गार्ड्स आकर फिर से फायर करते हैं, बंधक को तुरंत मार डालते हैं। एक और गोलीबारी शुरू होती है और गीहुन और जंगबे फैसला करते हैं कि वे आगे बढ़े और बॉस को ढूंढें, जबकि बाकी टीम रुक जाती है। दोनों हर दरवाजा खोलते हैं लेकिन सब बंद होते हैं। फिर गीहुन एक दीवार पर एक सेंसर देखता है और एक सैनिक का मास्क पहनता है, जिससे एक दीवार खुल जाती है और वे एक और गलियारे में घुस जाते हैं। रास्ते में उन्हें और गार्ड्स मिलते हैं तो वे मास्क का इस्तेमाल करके उन्हें धोखा देते हैं और मार डालते हैं, लेकिन और गार्ड्स उनका पीछा करने आते हैं। मुख्य गलियारे में टीम कुछ लोगों को खो देती है और गोलियां खत्म हो रही हैं। गीहुन और जंगबे अपनी टीम को कॉल करते हैं और बताते हैं कि वे भी सैनिकों के साथ फंसे हुए हैं, तो इन्हो और 2 लोग उनकी मदद के लिए दौड़ते हैं। देहो और भी ज्यादा गोलियां इकट्ठा करने के लिए और लाशों को ढूंढने का काम लेता है। इस बीच गीहुन एक रिस्क लेता है और लाशों के पास जाता है ताकि वह कुछ गोलियां चुरा सके और वह केवल अपनी बाह पर एक खरोंच के साथ बच जाता है। उसी समय इन्हो और 2 आदमी वहाँ पहुँचते हैं और गीहुन को बताते हैं कि उन्होंने ऑफिस के लिए एक वैकल्पिक रास्ता खोज लिया है, लेकिन उन्हें गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उस जोड़ी की जरूरत है। गीहुन सहमत हो जाता है और अपनी आखिरी गोलियां इन्हो को दे देता है। सोचता है कि देहो जल्दी ही ज्यादा गोलियां लेकर आ जाएगा। कमरे में देहो और बाकी लोग मरे हुए शरीरों से जितनी गोलियां निकाल सकते हैं निकाल लेते हैं। हालांकि जब वो बाहर जा रहा होता है तो उसे शूटिंग की आवाजें सुनाई देती है और वह डर जाता है, इसलिए वह रेडियो गिराकर वापस कमरे में लौट आता है। ह्यूनजू को ये बहुत संदिग्ध लगता है कि कोई रेडियो का जवाब नहीं दे रहा और वह जाकर जांच करने का फैसला करती है। जब इन्हो 2 आदमी के साथ गलियारे में अकेला होता है, वह उनका ध्यान बंटने का इंतजार करता है और फिर दोनों को मार डालता है। फिर वो गीहुन को रेडियो पर कॉल करता है और बताता है कि उन्हें सभी को मार दिया गया है। अपने साथियों की मरने की आवाजें इस्तेमाल करके वह यह दिखाता है कि वह भी मर चुका है। इसके बाद वह अपने आदमियों को कॉल करता है और उन्हें काम खत्म करने का आदेश देता है। मुख्य कमरे में ह्यूनजू देहो से सारी गोलियां ले लेती है, लेकिन जाने से पहले कई गार्ड्स वहाँ आते हैं। वह लड़ाई करना चाहती है, लेकिन गुमजा उसे समझाती है कि उसे अकेले नहीं लड़ना चाहिए और उसे छिपे रहने के लिए कहती है। मुख्य गलियारे में टीम का एक सदस्य अपनी आखिरी गोली से आत्महत्या करने का फैसला करता है। बाकी 2 लोग सरेंडर कर देते हैं, लेकिन गार्ड्स उन्हें भी मार देते हैं। ये सब रेडियो पर सुनकर गीहुन और जंगबे भी सरेंडर कर देते हैं। इन्हो फिर से फ्रंटमैन का मास्क पहन कर आता है और गीहुन से कहता है कि हीरो बनने के नतीजे ऐसे ही होते हैं, और फिर वह जंगबे को सिर में गोली मार देता है। गीहुन अपने दोस्त की मौत से हैरान और परेशान हो जाता है, तो गार्ड्स को उसे पकड़ना पड़ता है। कुछ समय बाद बाकी खिलाड़ी रेड लाइट ग्रीन लाइट खेल रहे होते हैं। इस बार 2 गुड़िया होती है। अगर आपको इस तरह की मूवी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको मूवी कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।